Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 16th of September 2021। तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद ईरान? इनमें से कौन सी कंट्री ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती है? फर्स्ट इज कुवैत, सेकंड इज आर्मेनिया, थर्ड इज टर्की। आपको बताना है कौन कौन सी करती हैं। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन। ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन न्यूज़ में था, तो आपको बताना है क्या है ये। ऑप्शन ए इज अल्टरनेटिव अप्रोच टू द कोविड-19 पैंडमिक, बी रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या डी सेटिंग अप ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूशंस। Question number 3 is which of the following correctly defines the term fragile 5? Fragile 5 क्या है? Option A is group of tropical countries under increased risk of global pandemics, B a category of mammalian species under immediate threat of extinction, C emerging market economies too dependent on unreliable foreign investment, या least developed island nations under the risks of submergence due to global warming. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions. आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप पॉज करके एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा। दैट इज़ अ प्रैक्टिस फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इसके आंसर्स बता दूँ मैं। पहला सवाल पूछा था ईरान के साथ बॉर्डर कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं? कुवैत नहीं शेयर करता। कॉमन सेंस है। कुवैत कहाँ पर है? आपका इधर साइड पर्शियन गल्फ के इस पोर्शन में है, जो पर्शियन गल्फ का वेस्टर्न साइड है, वहाँ पे लाई करता है कुवैत, तो वो बॉर्डर नहीं शेयर करता है। 1 नहीं होगा तो आपका बचा हुआ आंसर है बी, यानी कि 2 and 3। तो बाकी आपका ये दोनों ही करती है, आर्मेनिया टर्की दोनों ही करती हैं। सेकंड क्वेश्चन था ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये अल्टरनेटिव अप्रोच टू द कोविड-19 पैंडेमिक, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में था। ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन ये कोविड-19 पैंडेमिक का एक अल्टरनेटिव अप्रोच लेकर के आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 उन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को कहा जाता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फ्रेजाइल 5 वो इकोनॉमीज हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। So these were the 3 questions for you today. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है इंडिया रैंक्स सो लो इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स एंड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अगर आप देखें डेमोक्रेसी इंडेक्स को या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, तो इंडिया रैंक्स सो लो इन दैट, बहुत ज़्यादा कम रैंकिंग है इंडिया की। व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? क्या रीजंस है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी कम है डेमोक्रेसी इंडेक्स में और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दिस निगेटिव परसेप्शन अबाउट इंडिया? और क्या किया जा सकता है कि हम अपना जो हमारे लिए जो ये नेगेटिव परसेप्शन है लोगों का, हम उसको सुधार सकें या उसको इंप्रूव कर सकें। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस मेंस क्वेश्चन ऑल्सो। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। जो पहली न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो है नेपाल के शुक्ला फांटा नेशनल पार्क से। शुक्ला फांटा नेशनल पार्क से यानी कि वहाँ से हम क्या करके आ रहे हैं? इट हैज़ रीच द टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट अ मंथ बैक, ठीक है ना। तो 25 हाथी जो थे वो शुक्ला फांता नेशनल पार्क से आए थे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व लोकेटेड है आपका उत्तर प्रदेश में। एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व कंट्री का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसको कि TX2 अवार्ड मिला है, यानी कि याद रखिएगा TX2 अवार्ड मिला है। फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड TX2 मिला है इंडिया की तरफ से। TX2 यानी कि टाइगर्स के नंबर को डबल कर दिया। T मल्टीप्लाइड बाई 2, एक्चुअली T मल्टीप्लाइड बाई 2 है, TX2 अवार्ड बोलते हैं। यानी कि टाइगर्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया है ना, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको डबल कर दिया। अब याद रखिएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। एंड इट इज़ वन ऑफ द वेल फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। आप सबको ये बात पता है। तेराई आर्क लैंडस्केप जो है ना अपर गैंगेटिक प्लेन में, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास अपर गैंगेटिक प्लेन में जो तराई वाला रीजन आता है वहाँ पे ये आर्क बनाता है। एंड दिस इज हैबिटेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय साल फॉरेस्ट। सबसे अधिक जो फॉरेस्ट है पीलीभीत में वो साल फॉरेस्ट में है। टॉल ग्रासलैंड्स है वहाँ पे। एंड स्वैम्स मेंटेन्ड बाय द पीरियोडिक फ्लडिंग फ्रॉम द रिवर्स। कुछ रिवर्स की फ्लडिंग होती रहती है, इस कारण से वहाँ पे एक अच्छा वेटलैंड भी मेंटेन्ड है, स्वैम्प मेंटेन्ड है।
एक और फैक्ट लिखा है यहाँ पे कि जो शारदा डैम है ना, द शारदा सागर डैम, शारदा सागर डैम जो है वो इसकी बाउंड्री बनाता है इस रिजर्व की, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा सवाल जो आज को जो दूसरा न्यूज़ आइटम मैं बताऊंगा आपको वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ समथिंग, आप एक मैन्युफैक्चरर हो। अब आपको क्या करना है कि मान लो आपका जो आउटपुट बना उस पर आपको टैक्स देना है 450 रुपये, जितना आपका टोटल आउटपुट आया ना, मतलब आपने सपोज करो 45% टैक्स रेट चल रहा था, 45% टैक्स रेट चल रहा था और 1000 रुपये का आपने आउटपुट बनाया। इसका मतलब है आपको टैक्स कितना देना है? 450 रुपये, है ना। तो ये भूल जाओ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। ऐसा नहीं कि आप मुझसे पूछने लगो कमेंट सेक्शन में कि अच्छा ये बताइए कि ये 45% टैक्स कहाँ है। ये सब सवाल आप मुझसे मत करिएगा। कई लोग ऐसा करते हैं, इसी टोन में पूछते हैं वो सवाल, है ना। लिखा ज़रूर रहता है लेकिन टोन मुझे पता है, टोन यही है, अरे सर आपने ये नहीं बताया, आपने कह दिया 5 ही मेंबर हैं इसमें। अरे थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल है ना। और जहाँ पर भी मैं अगर कुछ बता रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनो, क्वेश्चन करने से पहले। आप लोग क्या रहते हैं, जुगाड़ में रहते हो कि क्वेश्चन कर लूँ किसी तरीके से, मैं इसको गलत साबित कर दूं इस व्यक्ति को, है ना। आपके दिमाग में ये कहानी चलती रहती है। तो ऐसी कहानी लेकर के अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो सीख कम पाएंगे और दूसरे गलती ज़्यादा निकालेंगे। इसलिए एटीट्यूड अपना हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो मैं बात कर रहा था कि टैक्स की, तो ये सपोज करिए आपके आउटपुट पर टैक्स लगना है 450 रुपये का, सपोज करिएगा। बट आपने इस 1000 रुपये का जो आपने प्रोडक्शन किया था उस पर जो आपका टैक्स लग रहा है, उस प्रोडक्शन के लिए आपने पहले माल भी तो खरीदा होगा, है ना। देखो मैन्युफैक्चरिंग बिना माल के तो होगी नहीं। तो सपोज आपने एक माल ए खरीदा था, एक माल बी खरीदा था और एक माल खरीदा था ये सी, ठीक है। अब इन तीनों से आपने ये आउटपुट बनाया डी आपका बना 1000 रुपये का, जिसमें मैंने कहा कि टैक्स लग गया 450 रुपये। अब सपोज करिए आपने जब ये माल खरीदे थे तो इस पे भी तो आपने टैक्स दिया होगा। सपोज इसमें आपने 100 रुपये का टैक्स दिया, इस पे आपने 20 रुपये का टैक्स दिया, इस पे आपने 80 रुपये का टैक्स दिया। सपोज करिएगा, कंडीशन ही है ये। तो ए पे आपने 100 का टैक्स दिया, बी पे 20 रुपये का टैक्स दिया, सी पे 80 रुपये का टैक्स दिया। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या बोलती है कि जितना आपने इनपुट पर टैक्स दिया है, जितना आपने इनपुट पर टैक्स दिया है वो फाइनल टैक्स से माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको जो फाइनल टैक्स पे करना होगा वो कितना होगा? 450 माइनस 100 प्लस 20 प्लस 80। रुको ये अच्छे से लिख दूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर आपने एक माइनस किया एक प्लस कर दिया। एक बार देख लो, 450 माइनस, मैंने ये बनाया था ब्रैकेट, आपको दिख नहीं रहा था उस समय, 100 प्लस 20 प्लस 80। तो ये कितना हो गया? 450 माइनस 200, मतलब कि ये 250 आपका टैक्स बचा। तो कुल मिलाकर के इनपुट टैक्स क्रेडिट यही होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल वही लिखा हुआ है कि अगर आपका ऐसा है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप फाइनल से माइनस कर देते हो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक्चुअली में कंसेप्ट यही है, बाकी वो कहानी जैसी भी उसका फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। अगली जो न्यूज़ है हम बताएंगे वो है जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है आज। इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल आया, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, वो जीएसटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में ही है। तो मैं आपको वो आर्टिकल भी बताऊंगा। तो आज का जो जीएसटी काउंसिल के बारे में पहले बता दूं, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप सब जानते हैं इस चीज को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका सबसे पहले तो आप आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 279A याद रखिएगा, आर्टिकल 279A, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, आर्टिकल 279A, है ना। एंड टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर के जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में बनाई गई थी। एंड ये जो है जीएसटी काउंसिल ये बताती है किस तरीके से जीएसटी के आगे जो उसका मॉनिटरिंग है, किस तरीके से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है, जीएसटी कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें जो है जीएसटी काउंसिल ही रेगुलेट करती है, सारी चीज़ें वही देखती है ना। टैक्स रेट्स किस पे कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो 279A1 जो है आर्टिकल 279A1 जो है वो बोलता है कि आपको जीएसटी काउंसिल बनानी पड़ेगी 60 दिनों के अंदर ऑन द, जब जैसे ही जीएसटी काउंसिल इंप्लीमेंट हो जाए, मतलब प्रेसिडेंट के 60 दिनों के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, 60 दिनों के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और ये मतलब कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया इसमें। आगे अगर हम देखें तो इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो रहता है वो चेयरपर्सन रहता है। जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन रहता है, जीएसटी काउंसिल को लीड कौन करता है? वो लीड करता है फिनेंस मिनिस्टर लीड करता है, याद रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लीड करता है जीएसटी काउंसिल को, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा।
एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल बी द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, है ना, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस। फिर इसके अलावा द मिनिस्टर्स इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ये भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी रेफरेंस याद रखिएगा कि आर्टिकल 279A4 जो है, आर्टिकल 279A4 कहता है कि दैट काउंसिल विल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इशूज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी से संबंधित इशूज में ये जो है स्टेट्स को, यूनियन को रिकमेंडेशन देगा। तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 279A4 है। तो ये जो काम है ना जीएसटी काउंसिल का, वो आर्टिकल 279A4 में मेंशन्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये आप सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। लाइफ लाइन फॉर टेलकोज एज गवर्नमेंट ऑफर्स 4-year मोराटोरियम ऑन ड्यूज। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है टेलकोज के साथ, टेली कम्युनिकेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, उनके साथ अच्छी चीज़ हुई है कि उनको गवर्नमेंट ने 4 साल का मोराटोरियम दे दिया कि जो ड्यूज बचे थे आपको, उनको 4 साल आप पे ना करें तो भी चलेगा अभी। तो 4-year मोराटोरियम ऑन ड्यूज ऑन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एंड, लेकिन इसके लिए उनको इंटरेस्ट जरूर पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उनको इंटरेस्ट के बिना, ये 4 साल का उनको मोराटोरियम AGR, आपको पता है ना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला डिस्प्यूट, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला क्या था, आपको मैंने पहले बताया था कि स्पेक्ट्रम चार्जेस और जो लाइसेंसिंग फी होती है लगभग 8 से 10% की आती है। तो ये गवर्नमेंट जो लेती है वो AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रूप में लेती है ना। ये 8 से 10%, जो 8% आता था। तो हुआ क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला कि आप हमको रेवेन्यू पे करोगे टेलीकॉम प्लस नॉन टेलीकॉम सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करोगे, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस हो चाहे वो नॉन टेलीकॉम सर्विस हो, आपको उसके लिए स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी। टेलीकॉम कंपनीज का कहना था कि नहीं, हम आपको केवल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का, टेलकोस कंपनी सर्विसेज का देंगे AGR, हम बाकी नॉन टेलीकॉम सर्विसेज का नहीं देंगे। बट ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, वहाँ पे ये हार गए मैटर और इनको AGR पे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पे करो। अब उसी AGR में इनको टाइम दिया जा रहा है, कितने, 4 सालों का मोराटोरियम है, लेकिन इनको इंटरेस्ट फिर भी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं देख लो, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन द सेक्टर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 49%। अभी जो ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें 49% की लिमिट है, लेकिन अब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, मतलब ऑटोमेटिकली ही गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर फॉर कस्टमर्स शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीपेड टू पोस्ट पेड एंड वाइस वर्सा विल नॉट रिक्वायर फ्रेश KYC। तो फ्रेश KYC की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कस्टमर्स को प्रीपेड से पोस्ट पेड में मूव करना है। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस नीड टू बी नॉर्मली हेल्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में होगा ये आपका स्पेक्ट्रम ऑक्शन। एंड फर्दर मेजर्स विल बी एडेड व्हेन द 5G स्पेक्ट्रम इज ऑक्शन। तो ये उन्होंने कहा है, अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जब 5G स्पेक्ट्रम होगा तो और मेजर्स बताए जाएंगे। तो ये कुछ नए नियम है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि टेलीकॉम्स का भी कल आपने देखा होगा अगर, तो शेयर मार्केट में भी वो बढ़ गया था बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे मूव करते, सेंटर गिव्स, सुप्रीम कोर्ट गिव्स सेंटर 2 weeks टू फिल ऑल द ट्रिब्यूनल वैकेंसीज। अब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं एंड इसके अलावा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका ये कहना है कि जो ट्रिब्यूनल्स में कंडीशन है बहुत ख़राब है, वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, और इस कारण से जो बैकलॉग्स हैं, जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो इनको बेसिकली 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि आप 2 हफ्ते में जितने भी वैकेंसीज हैं ट्रिब्यूनल की उसको भरिए, है ना, ताकि जो ये केसेस हैं इनको सॉल्व किया जा सके। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो 28% जंप इन फाइलिंग ऑफ केसेस इन 2020। अब ये NCRB आप सबको पता होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये कहना है कि 28% इंक्रीज हुआ इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन 2020 इन द कंट्री कंपेयर टू 2019, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस हैं वो ज़्यादा हुए हैं 2020 में, एंड प्राइमरली रीज़न है कि कोविड नॉर्म्स का वायलेशन जो था, ये सब जो मेन केसेस जो रहे थे वो कोविड नॉर्म्स का वायलेशन ये सब था, है ना। एंड ऑलमोस्ट 21-fold जंप वाज रिकॉर्डेड इन द केसेस ऑफ डिसोबीडियंस टू द ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे जिसमें कि पब्लिक सर्वेंट्स के ऑर्डर्स को मतलब कि डिसोबे किया गया, है ना। इसमें 21 टाइम्स की जंप देखने को मिली थी। तो इसका रीज़न ऑब्वियस सी बात है, कोविड के वायलेशंस ज़्यादातर वही थे, है ना। एंड
यहाँ पे क्राइम्स अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट इट शोड इंक्रीज ऑफ 9.4%, 9.4% इंक्रीज देखने को मिला क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट में भी, एंड दिस वाज द थिंग। एंड ये कुछ चीज़ें थे। सिडिशन केसेस में थोड़ा डिप ज़रूर देखने को मिला, बट अभी भी उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। सिडिशन केसेस में थोड़ा डिप देखने को मिला, कम देखने को मिले, लेकिन उसमें अभी भी मतलब नंबर ऑफ केसेस वॉज मोर, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं। ओके, लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है वो शशि थरूर जी द्वारा लिखा गया है। आप सबको पता होगा, ये इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर इन्होंने लिखा है। GS2 का ये टॉपिक रहेगा, GS2 का टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हार्डली द इंडिया चाइना सेंचुरी डेंग इन्विजन। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात की है, बात की इंडिया चाइना रिलेशंस की, किस तरीके से वो रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको पता होगा कि यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले जो बात की है वो कही है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत पहले से ही ऐसे रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली ख़राब हुए हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने शय दी है ना। सिमिलरली जब हमने दलाई लामा को हॉस्पिटैलिटी शो की तो उन्होंने हमारे ऊपर वॉर किया, 1962 का वॉर आप सबको याद होगा, है ना। दैट वाज द थिंग विच वाज देयर। एंड इसके अलावा बहुत पहले भी अटेम्प्ट्स करते आए हैं ये लोग आगे इनकर्जन करने की। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंडिया चाइना एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, जैसे कि इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट की हुई है ना। इंडिया ने अभी भी वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट की हुई है। वहीं चाइना कई बार ये कहता हुआ पाया गया है कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन को सुधारेंगे ज़रूर, है ना। दैट इज़ द थिंग। दोनों ही एक दूसरे को प्रवोक नहीं करना चाहते, बट चाइना इज़ मच मोर एग्रेसिव इन दैट सेंस। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि चाइना ज़्यादा एग्रेसिव इस सेंस में, और ऐसा देखा भी गया कि चाइना जो है अपनी परमानेंसी को LAC के पास, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ पे अपनी परमानेंसी को और ज़्यादा मेंटेन करना चाहता है, ठीक है ना। इंडिया और चाइना के बारे में ऑथर ने एक और चीज़ बोली कि इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छा है। $100 बिलियन के आसपास का ट्रेड रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना का। न केवल ट्रेड रिलेशन अगर आप देखें, बल्कि अगर इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखें तो वो भी अच्छे, काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इंडिया चाइना एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। जैसे ब्रिक्स की अगर हम बात करें, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा अगर हम RIC समिट की बात करें, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना की बात करें। इसके अलावा हम अगर देखें कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इसमें भी ये चाइनीज़ लेड है, लेकिन फिर भी इंडिया का इसमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने कहा है कि ये एक अच्छी ग्रीन सिग्नल है फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज एंड दैट माइट इम्प्रूव। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इन सारे मैकेनिज़म्स के होते हुए भी जो रिलेशनशिप है वो वैसे नहीं है जैसा होना चाहिए था, जैसा दैट शुड हैव बीन द केस, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने यहाँ कहा है चाइना क्या करता है, देखो, रादर देन मेयरली पेट्रोलिंग द LAC, उनका अब काम क्या है, उनको केवल पेट्रोलिंग करनी है LAC के पास, लेकिन वो करते क्या है, दे इस्टेब्लिश द फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना लें ताकि वो वहीं पे रह जाए, है ना। दे वॉन्ट टू रिसाइड देयर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि चाइना ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा क्लेम किया है। अभी आपने देखा होगा कि लद्दाख वाले रीजन में घुस गए, पेंगोंग सो वाले रीजन में घुस गए, फिंगर हाइट्स वाले रीजन में घुस गए, है ना। एंड द ऑब्जेक्टिव सीम्स टू बी एक्सटेंड चाइनीज ट्रूप्स प्रेजेंस टू द इंटरसेक्शन ऑफ द गलवान रिवर एंड श्योक रिवर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक्सटेंड करना चाइनीज ट्रूप्स प्रेजेंस को इन द इंटरसेक्शन रीजन ऑफ द गलवान रिवर एंड द श्योक रिवर, है ना। तो दैट इज the thing which is there। आगे अगर आप देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स ऑथर ने यहाँ मेंशन किए कि अभी जो अगर आप देखो तो इंडिया एकदम से बॉयकॉट नहीं कर सकता चाइना का। ऑथर के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना फॉर वाइटल इंपोर्ट्स, है ना। तो ये सजेशन इंडिया के ऑथर ने दिया है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन वाइटल इंपोर्ट्स ओवर चाइनीज़। एंड जैसे कि आप API की बात करें, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जैसे दवाइयाँ जिस कारण फ़ायदा करती हैं उसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, वो हम चाइना से ले रहे हैं, ठीक है ना। ऑटोमोटिव पार्ट्स हम चाइना से ले रहे हैं, माइक्रोचिप्स हम चाइना से ले रहे हैं, और ये सारे की ज़रूरत पड़ेगी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा करना है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट डायरेक्टली बॉयकॉट। लेकिन हाँ, हमको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम अपने जो लैंड्स हैं, अपने जो लैंड बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर एटलीस्ट एग्रेसिव रहें, असर्टिव रहें, और वहाँ पर इस तरीके से ऐसा ना करें कि चाइना को हम पूरी अपनी ज़मीन दे दें। हाँ, ये करते हुए हमको उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये अच्छा करने की ज़रूरत है।
दूसरा जो आर्टिकल है वो है नो द एनिमी नो द सेल्फ। ये आर्टिकल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें एक सुन्जू का एक कोट था, तो वो मैं आपको कोट बता देता हूँ। सुन्जू ने कहा था, इफ़ यू नो योर एनिमी एंड यू नो योर सेल्फ यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। अगर आप खुद को जानते हो और अपने दुश्मन को जानते हो तो आपको 100 बैटल्स के रिजल्ट से डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ना खुद को जानते, इफ़ यू नाइदर नो योर सेल्फ नॉर योर एनिमी देन यू विल सकम इन एवरी बैटल। तब आप हर बैटल हारोगे, चाहे कोई भी बैटल, अगर अपने आप को भी नहीं जानते आप और अपने एनिमी को भी नहीं जानते। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। उनको लीड करने वाले जो हैं वो वॉर हीरोज़ या वॉर स्कॉलर्स होने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति चला जा रहा है वहाँ पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जैसे जो परमानेंट फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी को गेस्ट लेक्चर्स से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश ये करिए कि आप परमानेंट फैकल्टीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। ऐसे जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे परमानेंट फैकल्टीज़ होनी चाहिए। इस तरीके के जो गेस्ट लेक्चर्स हैं वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं परमानेंट फैकल्टीज़ को। तो दैट इज़ द थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रॉपर रखना है। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आने वाला था गुरुगांव में 2013 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, लेकिन अभी अगर आप जाओ वहाँ पे तो कुछ भी आपको नहीं दिखता है। तो इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट कहाँ चला गया, वेयर इज इट लैंग्विशिंग, फाउंडेशन स्टोन तो आपने 2013 में रख दिया था। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल, है ना। So this was the thing, है ना। तो that was the thing given in this article. NEP schools the future। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है, उन्होंने कहा कोविड-19 आने के कारण कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी का आना था एजुकेशन में वो और जल्दी आ गया, है ना। लोगों ने जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। फिर इसके बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड कितना ज़्यादा है ना। आपको कोविड में ही समझ में आया कि अच्छा कितने लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको ये डिजिटल डिवाइड समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा लोगों को ये समझ में आ गया कि लिटरेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा लोगों को ये समझ में आ गया कि टीचर्स और स्कूल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चों के मेंटेनेंस में केवल माँ बाप का हाथ नहीं रहता है छोटी कम उम्र से, बच्चों के मेंटेनेंस में स्कूल का भी उतना ही हाथ रहता है। जब जितने टाइम स्कूल में वो रहते हैं बच्चे, वो उतना बर्डन माँ बाप का भी तो कम रहता है। सो दैट इज़ द बिग थिंग। यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि अब हमको यही करना है कि आगे भी फ्यूचर भी यही होगा कि जो स्कूल्स हैं वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम फिजिकल टुवर्ड्स द डिजिटल एंड वर्चुअल रिक्वायरमेंट्स। तो स्कूल्स जो हैं वो फिजिकल से डिजिटल रिक्वायरमेंट्स की तरफ मूव करने वाली हैं। और जो एक और चीज़ समझ में आ गई कि फेस टू फेस मोड्स ऑफ लर्निंग का भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, है ना। हमको कोविड में ये भी समझ में आया कि फेस टू फेस टेक्नोलॉजी का भी कोई फेस टू फेस मोड्स ऑफ लर्निंग का भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए एडटेक के साथ साथ, यानी कि जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ फेस टू फेस मोड्स ऑफ लर्निंग जो रहेंगे वो भी ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर रहेंगे, गेम चेंजर रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑथर ने ये भी कहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो डिवाइड है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रहें वो इसी के लिए रहें कि जो एक तो जो इम्पैक्ट रहा है पैंडेमिक का उसको रिवर्स करने की कोशिश रहेगी, और जो ये डिवाइड है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके साथ ही ऑथर ने कहा कि फ्यूचर अगर आप देखो तो जॉब ओरिएंटेड रहेगा। बच्चों को स्कूल, अभी क्या है स्कूल में नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रहता है, बट अब स्कूल लेवल से ही बच्चों को जॉब की तरफ फोकस कराने की ज़रूरत है। जैसे कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपने देखा होगा कि जॉब्स के लिए काफ़ी बड़ा पुश है, वोकेशनल ट्रेनिंग को पुश दिया गया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अब मैंशनड हैं इस बार के उसमें। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कि अब जॉब्स की तरफ ज़्यादा पुश होना चाहिए। एंड इसके अलावा स्कूल्स और पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखने की जरूरत है। EPTM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेरेंट टीचर मीटिंग की बात की गई है, ई गाइडेंस की बात की गई है, ई पेरेंटल केयर की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस संसद टीवी, कॉल्स इट वॉइस ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे संसद टीवी लॉन्च किया गया, विच इज़ अ न्यूज़ चैनल कंबाइनिंग द लोकसभा एंड द राज्यसभा टीवी। तो लोकसभा राज्यसभा टीवी था, उसको कंबाइन करके अब संसद टीवी किया गया है। एंड उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है ये सब इंपॉर्टेंट लोगों के सामने आ पाएगी, एंड लोगों को वहाँ पे समझ में आएगा कि क्या कौन क्या बोल रहा है ना। एंड इट इज़ इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ही सेड दैट इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना।
दैट इज द थिंग। एंड लोकसभा टीवी अगर आप देखें तो ब्रेन चाइल्ड था स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी का, याद रखिएगा लोकसभा टीवी वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ फॉर्मर स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी जी। एंड ये 15 सालों से काम कर रहा था, और राज्यसभा टीवी जो है वो 10 सालों से काम कर रहा था, तो ये भी आप याद रखिएगा 10 सालों से काम कर रहा था राज्यसभा टीवी, और लोकसभा टीवी 15 सालों से काम कर रहा था। आगे देखिए, इंडियन ट्रूप्स इन रशिया एज पार्ट ऑफ एससीओ एक्सरसाइज। तो इंडिया की टीम है 200 आर्मी एंड एयरफोर्स पर्सनल्स की जो रशिया में है, टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन याद रखेगा, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करने गए हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, फ्रेश स्टार्ट फॉर रिपोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो अब यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए फ्रेश स्टार्ट, यानी कि अब जो है नया ड्राफ्ट बनाया जाएगा डाटा प्रोटेक्शन बिल का, याद रखिएगा। अगर आप 2019 की बिल की बात करें तो 2019 के बिल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे द बिल डेल्ट विद द ब्रॉड गाइडलाइंस ऑन द कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा के कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग उसमें बताया गया था। एंड देर वर ऑल्सो पेनल्टीज एंड कंपनसेशन एंड ये सारी चीज़ें मेंशन थी, ठीक है ना। इसके अलावा सेंसिटिव पर्सनल डेटा includes password, financial data, biometric data, health data and other material specified by the government, ठीक है ना। तो इस सेंसिटिव डेटा के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर legislation enjoins that such sensitive personal data can be processed only with the explicit consent of the person and this consent needs to be informed clear and specific। तो ये उन्होंने कहा था कि सेंसिटिव डेटा का आप प्रोसेसिंग तभी करोगे जब आप उससे कंसेंट ले लो, और ये कंसेंट आपको उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद लेनी है। ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसे बहला फुसला के या उसको ज़बरदस्ती माँ कसम दे करके पूछ लो कि तुम बताओ पासवर्ड क्या है, तुम्हें माँ कसम है ना। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं ना कि कसम दे करके पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। या फिर उसको ऐसा नहीं कि उसको चिकोटी काट के आप पूछने लगो कि यार बताओ, नहीं छोड़ेंगे ही नहीं तुमको, यहाँ बाल खींचने लगो उसके, है ना, कि अब बताओ नहीं तुम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा कंसेंट भी नहीं लेना है आपको उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है और बिना डराए धमकाए कंसेंट लेना है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया फॉर्म्स न्यू पार्टनरशिप। अब यहाँ पे ऑकस याद रखेगा, देयर इज अ ग्रुप नेम्ड ऑकस, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है आपका ऑस्ट्रेलिया, देन यूके का उल्टा, एंड देन यूएस यहाँ पे, ठीक है ना। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, तो ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, ये 3 ऑकस ग्रुप है, ये तीनों का ग्रुप है ऑकस। एंड इट्स ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ योर क्वाड ग्रुप जैसा ही है, लेकिन ये जो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी पार्टनरशिप के रूप में, याद रखिएगा क्या है, ये पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे इसी पार्टनरशिप के अंतर्गत, ताकि वो चाइना को फेस कर सके, है ना। तो हर लड़ाई जो है मेरी हर होशियारी बस चाइना तक, ये यूएस का गाना है ना। और जैसे अपने यहाँ एक तुम तक गाना है ना रांझना मूवी का, वैसे ही यहाँ पे अमेरिका वाले गाना गाते हैं, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, ये सारे गाने वही गाते रहते हैं, और वो होली का रंग लगा के नाचते भी हैं, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ऑकस नाम याद रखेगा, और यहाँ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है ये एक मेन कीवर्ड है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, ताकि वो फेस कर सके किसको, वो फेस कर सके चाइना को। आगे मूव करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का जो हम डिस्कस करेंगे, आइडियाज पेज का है, वो है अ विन विन बार्गेन। अ विन विन बार्गेन, अरविंद सुब्रमण्यम ने, जॉश फेलमैन ने ये आर्टिकल लिखा है, काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है। सबसे पहले तो ऑथर ने बात की रेवेन्यू की बात की, कि अगर आप जीएसटी का रेवेन्यू देखें 2016-17 के पहले क्या रेवेन्यू था और 2016-17 के बाद क्या रेवेन्यू है, तो वहीं पर आपको दिखेगा कि वो बढ़ता घटता रहा है ना। रेवेन्यू पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर कोविड के टाइम पे बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया, कंपनसेशन तक बात पहुंच गई थी, और फिर अभी दोबारा से रिवाइव होना शुरू हुआ है। जीएसटी कलेक्शन 1.1 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला होगा, तो ये थोड़ा फिर से रिवाइव कर रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की कि कुछ रिफॉर्म्स, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने से पहले कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस कर लिए जाएं जिनकी ज़रूरत है। तो पहला जो उन्होंने रिफॉर्म बोला है वो है रीकास्टिंग द कंपनसेशन। आप कंपनसेशन का जो मैकेनिज्म है उसको रीकास्ट करो, उसको नए सांचे में ढालने की कोशिश करो। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच द ऑथर हैज सेड। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई द टैक्स रेट स्ट्रक्चर, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि
इम्प्रूविंग गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है जीएसटी का उसको इम्प्रूव करो, उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाओ, उसको और ज़्यादा आप कोलैबोरेटिव बनाओ, कोऑपरेटिव बनाओ, है ना। ये तीन चीज़ें, तो ये तीनों पहले तो आप शॉर्ट में लिख लो, ये सारी चीज़ें, है ना। ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट में लिख लो कि पहला उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, कंपनसेशन को रीस्ट्रक्चर करना है, रिकास्ट करना है। दूसरा आपको सिंप्लीफाई करना है रेट स्ट्रक्चर को। तीसरा आपको इंप्रूव करना है गवर्नेंस। सबसे पहली बात जो ऑथर ने कही वो कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन जो है इट मस्ट बी रिकास्टेड, है ना। सबसे पहली बात आप कंपनसेशन देने के मूड में थे नहीं, आपने 5 साल के लिए बोला कि आप कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे टू द स्टेट्स। अगर स्टेट्स अपना जीडीपी लूज करते हैं तो आप उनको कंपनसेशन दोगे, लेकिन जब बात कंपनसेशन देने पे आई तो आप वो ओ माई गॉड वाले वो बन गए कि नहीं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ओ माई गॉड के इंश्योरेंस वाले बन गए। आपने बोला नहीं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे नहीं दे पाएंगे। तो वही वाली बात है, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये लॉजिक जो है ना 5 साल के कंपनसेशन का, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ऐसे मत करो, आप क्या करो, आप उनको इंश्योरेंस मतलब रेवेन्यू इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। ऑथर ने जो मॉडल बताया वो रेवेन्यू इंश्योरेंस का मॉडल बताया। रेवेन्यू इंश्योरेंस का मॉडल क्या होता है कि उन्होंने बोला कि भैया अगर आपकी जीडीपी 3% घटेगी तो हम आपको इक्विवेलेंट टू 1% हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपकी जीएसडीपी 3 परसेंटेज पॉइंट घटेगी तो हम आपको 1% के बराबर जो है माल वो ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस इज द न्यू मॉडल, रेवेन्यू इंश्योरेंस मॉडल। तो इस तरीके का अगर रेवेन्यू इंश्योरेंस मॉडल होगा ना तो कोई भी व्यक्ति आपसे इस तरह से कंपनसेशन नहीं मांगेगा। तो ये वाला एक जो रिकास्टिंग की बात की है ना वो, तो जो शिफ्ट है वो रेवेन्यू इंश्योरेंस की तरफ होगा। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो कंपनसेशन सेस है आप उसको एबॉलिश कर सकते हो। तो आप रेवेन्यू इंश्योरेंस की तरफ शिफ्ट कर जाओ और कंपनसेशन जो आपका सेस है उसको आप एबॉलिश कर दो। दूसरा जो उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई और रेशनलाइज करने की जरूरत है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने एक तो पहली चीज़ की अलग अलग तरीके से टैक्सेशन का रेट रखा, आपने किसी का 5 रखा, किसी का 12 रखा, किसी का 18 रखा, किसी का 28 रखा। उसमें भी आपने जो टैक्स लगाया उसमें भी अलग अलग डीमेरिट गुड्स में आपने एक और चीज़ कर दी। जैसे आपने कहा कि अगर 2 इंच की अगर सिगरेट होगी तो उसमें अलग टैक्स लगेगा और 4 इंच की सिगरेट होगी तो अलग टैक्स लगेगा। तो ये ऑथर ने कहा कि ये काफ़ी रिडिकुलस चीज़ है और ऐसे नापता कौन बैठेगा, सिगरेट को नापता बैठेगा कि कितनी लेंथ है इसकी तो कितना टैक्स लगाया जाए। तो लेंथ ऑफ द सिगरेट के बेसिस पे भी जो टैक्सेशन डिफरेंस हो रहा है ये काफ़ी एब्सर्ड चीज़ है, इसको इमीडिएटली एबॉलिश कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। तीसरा जो उन्होंने बोला है कि वो कहा है कि और ज़्यादा आपको थोड़ा जीएसटी काउंसिल की वर्किंग को ट्विक करने की जरूरत है। आपको अरुण जेटली जी के अंतर्गत जो जीएसटी के डिसीजन थे वो कंसेंसस द्वारा लिए जाते थे, है ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एक शेयर्ड सेंस ऑफ पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव गवर्नेंस रहे। आपको वही चीज़ ऑथर करने यही कहा है कि आपको यही करने की जरूरत है कि थोड़ा और कंसेंशुअस आप इसको बनाओ, थोड़ा और आप इसको इंक्लूसिव बनाओ, स्टेट्स का भी रोल ज़्यादा रहे, है ना। दैट इज़ व्हाट द ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल। तो थोड़ा सा रिफॉर्म आपको गवर्नेंस में भी करना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या आर्टिकल है। आईसीसी के बारे में न्यूज़ आई थी। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन्वेस्टिगेट करता है क्या, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट चार्जेस। जैसे आईसीजे जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो कंट्रीज के अगेंस्ट या स्टेट्स के अगेंस्ट, जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट चार्जेस को देखता है। वहीं पे जो आईसीसी है वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जिन्होंने वॉर क्राइम किया हो या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया हो या जीनोसाइड किया हो उनके अगेंस्ट केसेस को देखता है। आईसीसी बोलते हैं इसको। एंड ये याद रखिएगा हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये ऑपरेशनल हुआ 2002 से 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2002 से। कब हुआ, जब रोम स्टैट्यूट याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन किसके थ्रू है, रोम स्टैट्यूट के थ्रू है। रोम स्टैट्यूट जब आया फोर्स में उसके साथ ही ये आपका आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो आया वर्किंग में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।